हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक कंपनी, इसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। और इसके साथ इस कंपनी का तो एनालिसिस हम करेंगे ही, बट इसके साथ मैं आज आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी को चूज़ करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज़ हैं लिस्टेड बीएसई और एनएसई में। फिर कैसे कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर ये समझे कि किस कंपनी को कैसे चूज़ करें, क्या क्राइटेरिया हो चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो कंपनी स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया थे वो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, जिसमें कि हम मंथली, वीकली, डेली एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट का, और उसके साथ हम फंडामेंटल्स भी देख रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अभी इसमें और भी जो हम देख सकते हैं इसके अलावा, वो चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आज मैं एनालिसिस करूँगा ज्योति सीएनसी कंपनी के लिए, बट देखिए कि मान लीजिए मैं कोई भी एक किसी भी सेक्टर की कंपनी में ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंद जिंक मैंने मानिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हिंद जिंक जो है वो किस सेक्टर में आता है, तो ये सेक्टर जो है आपको देखना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि किस सेक्टर में ये कंपनी है। तो सेक्टर देखने के लिए हम क्या करें भाई, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन से सेक्टर में कौन कंपनी है। नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स को नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम मनी कंट्रोल चलते हैं, moneycontrol.com, ठीक है। moneycontrol.com चलेंगे और इसमें हम चलते हैं ऑल स्टैट्स में। ऑल स्टैट्स कहाँ पे है? ऑल स्टैट्स, लॉगिन, आईपीओ, रियल एस्टेट, और क्या है हमारे पास। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मनी कंट्रोल ऑल स्टैट्स, स्टॉक मार्केट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टैब्स यहाँ दिए हुए हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, जिसमें आवरली गेनर्स, आवरली एनएससी के, बीएससी के, आवरली लूज़र्स, बहुत सारे इन्होंने लिस्ट टाइप का बनाया हुआ है। वॉल्यूम शॉकर्स, सेक्टर बस, इंडेक्स कंपोजिशन, इंडेक्स क्लासिफिकेशन। तो इंडेक्स कंपोजिशन एनएससी में अगर हम जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कई सारे देख सकते हैं, हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, सेक्टर क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, सेक्टर क्लासिफिकेशन, इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कितने सारे सेक्टर और इंडस्ट्री से रिलेटेड क्लासिफिकेशन यानी कि लिस्ट इन्होंने बना के डाला हुआ है। तो किसी भी एक में आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टर क्लासिफिकेशन एनएससी में हम अगर चले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, कौन से टॉप परफॉर्मर्स थे, कौन से अंडर परफॉर्मर्स थे, एक दिन का इसमें टाइम फ्रेम इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आप जो है वो पिछले 5 दिन का टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एफएमसीजी ने पिछले 5 दिनों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है। और भी अब अगर हम देखें मंथली बेसिस पे 1 मंथ का देख लें तो शिप बिल्डिंग ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। शिप बिल्डिंग ये डिफेंस की कंपनी, मजडॉक और कोचिन शिपयार्ड, ये सब कंपनीज़ हैं, उनके भी एनालिसिस के साथ मैं आऊँगा। एविएशन ने अच्छा दिखाया है परफॉर्मेंस। फिर मिसलेनियस, कैपिटल गुड्स, पावर, ये सब है। और किन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, डायमंड, एंटरटेनमेंट, फुटवेयर, इन्होंने नहीं दिखाया है। और भी अगर हम देखें 3 मंथ भी हम देख सकते हैं ऐसे ही। देखिए 3 मंथ में भी शिप बिल्डिंग सबसे ऊपर है। फिर से अगर हम देखें तो 6 मंथ्स में हम देख सकते हैं, इसमें भी शिप बिल्डिंग ही सबसे ऊपर है। 1 ईयर में कैपिटल गुड्स सबसे ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस सभी ऊपर हैं। 3 इयर्स में आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सबसे ऊपर है। और 5 इयर्स में अगर हम देखें तो एग्री सबसे ऊपर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, मे बी 5 डेज़ का डेटा या 1 मंथ का डेटा आप देख के ये समझ सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड में कौन सा सेक्टर सबसे ऊपर है। बट ये तो एक मोटे तौर पे देखने की बात हुई।
बट मैं इसमें आपको और डिटेल में ले जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें वापस से जाएंगे। ये ओवरव्यू हमने देख लिया, वापस से हम जाके इसमें पिछले टैब में जाके यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स कंपोजिशन इन बीएससी, इंडेक्स कंपोजिशन बीएससी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम आ गए तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे इंडाइसेस लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं दिए गए हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, नेक्स्ट 50, बहुत सारे इंडाइसेस हैं। उसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं सेक्टोरल इंडाइसेस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, पीएसयू बैंक, फिन सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, देख रहे हैं, मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, इस तरह से कमोडिटी, पीएससी, बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे जो है वो सेक्टर के हैं और कुछ जो है वो जिसमें कि काफ़ी कंबाइंड रूप से सभी सेक्टर्स के स्टॉक भी इंक्लूडेड हैं। तो इसमें आप क्या, इससे आपको मैं ये क्यों दिखाना चाह रहा था आपको कि अगर आपने बैंकिंग कंपनीज़ का क्या परफॉर्मेंस है ये आप मोटे तौर पे देखना चाहें तो इस निफ्टी बैंक को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से कंपनीज़ हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर कौन कौन से कंपनीज़ है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे बैंकिंग ही होंगे, ये दूसरे कंपनीज़ नहीं होंगे। आउट ऑफ बैंकिंग वाले इसमें नहीं डाले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटीसी यहाँ पे नहीं डाल सकते, इन्फोसिस यहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक बैंक स्पेसिफिक इंडेक्स है। बहुत ही लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए निफ्टी ऑटो में अगर हम चलें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे ऑटो के ही कंपनीज हमें मिलेंगे। जस्ट लाइक निफ्टी बैंक में जैसे कि सारे बैंक्स थे वैसे यहाँ पे सारे ऑटो कंपनीज़ हैं। अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्ण, बॉश, M&M, बहुत सारे देख रहे हैं आप, टाटा मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो ये या तो ये MRF या तो ये ऑटो की मतलब पूरी व्हीकल बनाती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, या नहीं तो फिर ये उनके कंपोनेंट्स, उनके पार्ट्स बनाती है। TVS मोटर देखिए 2 and 3 व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल 2 and 3 व्हीलर्स। तो ये आ गए आपके निफ्टी ऑटो के। निफ्टी आईटी में वैसे ही आईटी के मिलेंगे। तो ये वो जगह है दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वो जगह है जहाँ से आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर में आ रही है ना। जब आप इस लिस्ट को रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा तो मैंने TCS देखा तो ये निफ्टी आईटी के अंदर है। अगर मैंने अब मैं इससे आपको कोरिलेट ये करना चाह रहा हूँ कि इन सभी सेक्टर्स के सेपरेट जो चार्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कैंडल स्टिक चार्ट्स इन सभी सेक्टर्स के अवेलेबल हैं। अब हम कैंडल स्टिक चार्ट्स में जाएंगे, फिर हम ये कोरिलेट करेंगे, उससे हम ये जानेंगे कि क्यों एक सेक्टर के चार्ट को देख के हम ये जान सकते हैं कि कौन सा सेक्टर लीडिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स या एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वापस चलता हूँ, मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए आप, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, जनरल लिस्ट के अंदर ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इंडाइसेस ही यहाँ पे डाले हुए हैं। एक बार इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, देखिए क्या क्या इंडाइसेस मैंने डाले हुए हैं। ये कैसे आप डालें इन इंडाइसेस को ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो आपका वॉच लिस्ट है उसको भी बनाने में आपको कठिनाई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये निफ्टी का फ्यूचर्स मैंने डाला है, निफ्टी 1 है ना, निफ्टी 1, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये निफ्टी फ्यूचर्स है। तो इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलिए यहाँ पे आता हूँ, देखिए निफ्टी फ्यूचर्स अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास आ गए। गिफ्ट निफ्टी, S&P CNX निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 इंडेक्स। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए फ्यूचर्स। तो कौन सा है ये, गिफ्ट S&P CNX इंडेक्स फ्यूचर्स 50 का ये वाला फ्यूचर है। इसमें भी कौन सा वाला है, निफ्टी 1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें भी कई सारे फ्यूचर्स हैं, देखिए निफ्टी 1 और निफ्टी 2 है जो कि कंटिन्यूस फ्यूचर्स हैं, जो कि काफ़ी समय से पुराने सारे फ्यूचर्स के चार्ट एसिमुलेट करके कई महीनों के, कई सालों के, जब तक आपने डेटा ख़रीदा हुआ है, जो आपका पैकेज है ट्रेडिंग व्यू में, इन्होंने उसमें उतने समय का दिया हुआ है।
ये कंटिन्यूस फ्यूचर्स है निफ्टी 1 और निफ्टी 2। अभी निफ्टी क्यू 2024 क्या है, निफ्टी यू 2024 क्या है, निफ्टी वी 2024 क्या है, ये सभी यहाँ देखिए आप ब्रैकेट में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 लिखा है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये 3 महीनों के फ्यूचर्स हैं। अगस्त मंथ का फ्यूचर है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त का फ्यूचर है। ये नेक्स्ट मंथ का है सितंबर, और उसके नेक्स्ट मंथ का है अक्टूबर। तो 3 महीने के फ्यूचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं हमेशा, चार्ट के फॉर्म में भी और ट्रेडिंग के लिए भी अवेलेबल होते हैं। 3 अभी का महीना और आगे के 2 महीने के फ्यूचर्स, इतना हमारे एक्सचेंज ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें से मैंने कौन सा यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने मंथली सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हर महीने मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कंटिन्यूस फ्यूचर यानी कि नंबर 1 वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट, ऐड का ऑप्शन नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को निफ्टी 2 सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ प्लस अगर प्रेस कर दूँगा तो ये मेरे वॉच लिस्ट में आ गया, सबसे लास्ट में ये मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। मेरे को अगर रिमूव करना है तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो ये वॉच लिस्ट से चला गया। तो ये तरीका है दोस्तों। एक मैंने आपको इंडेक्स ऐड करके यहाँ पे बता दिया, ऐड और रिमूव करके। अभी वापस मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ही इंडाइसेस हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे। इस लिस्ट में हमने कितने सारे इंडाइसेस देखे, आप इसको खुद भी ओपन करके देख सकते हैं। देखिए निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, ये सारे इंडाइसेस। तो ये सारे इंडाइसेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी आईटी अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो सबसे पहले ही निफ्टी आईटी इंडेक्स हमारे पास आ गया। अब ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिलीट का सिंबल है, ऐड का सिंबल नहीं है, बट ऐसे ही करके आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया मोटे तौर पे कि कौन कौन से इंडाइसेस अवेलेबल हैं और कैसे उनको अपने वॉच लिस्ट में हम ऐड करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या क्या ऐड करके रखा हुआ है। तो देखिए निफ्टी मिड स्मॉल 400 है, निफ्टी कंज्यूमर स्मॉल, निफ्टी स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 250, प्राइवेट बैंक, मोमेंटम इंडेक्स, CNX ऑटो, मेटल इंफ्रा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, फाइनेंस, स्मॉल कैप। देखिए कितने सारे इंडाइसेस मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। अभी मैंने यहाँ पे US के भी इंडाइसेस ऐड करके रखे हुए हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट में हमें, अगर हम इंडिया में भी ट्रेड कर रहे हो तो सारे वर्ल्ड के मार्केट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी कैन रिमेन आइसोलेटेड एंड कंटिन्यू ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट ओनली एंड वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर फॉरेन मार्केट्स। ये भी सही नहीं है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। आजकल सभी जगह के इन्वेस्टर्स सभी जगह पे पैसे लगा रहे हैं। तो फॉरेन में हो सकता है कि FII कोई अमेरिकन है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा है, वैसे ही इंडियन कुछ लोग हैं जो कि अमेरिका के मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। तो ये ग्लोबल हो गया है मार्केट पूरी तरह से, और इसकी वजह से सभी इंडाइसेस जो मेजर इंडाइसेस हैं फॉरेन के भी, उनको भी ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब कुछ इंडाइसेस और डिटेल्स में बाकी मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे हम इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट से कैसे कोरिलेट करें और ये समझें कि हमारे मार्केट में क्या हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉच लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑयल भी आपको दिख गया, नेचुरल गैस भी दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ इंडियन स्टॉक्स हैं जो कि अमेरिका में लिस्टेड हैं। ठीक है, ये देखिए इन्फी, HDB, ये सब इंडियन स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, NYSE वहाँ पे लिस्टेड। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए इसके ऊपर डिटेल में फिर बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी, फिर बाद में मैं आऊँगा। पहले तो मैंने आपको ये इंडेक्स दिखा दिया, बहुत सारे इंडेक्सेस मैंने आपको दिखा दिया। अब इनका हम करें क्या हमें इससे काम क्या होगा। हमने बहुत सारे इंडेक्सेस ऐड कर दिए लिस्ट में, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो हम यूज़ ऐसे करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने निफ्टी हेल्थ केयर लगाया हुआ है। अपने इस टैब को, ये जो मेरा ये ओपन किया हुआ है tradingview.com, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे देखिए कई पार्ट्स में हम डिवाइड कई तरीक़ों से कर सकते हैं। ये लेआउट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फेवरेट लेआउट। तो ये निफ्टी हेल्थ केयर पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आके मैंने डबल वाला लेआउट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया निफ्टी। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं निफ्टी 50, ये आ गया यहाँ पे निफ्टी 50।
अब मेरे पास क्या आ गया, मैंने दोनों का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। ये भी डेली है, यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये डिटेल इसके हैं, और यहाँ पे टच करेंगे तो ये डिटेल इसके हैं। तो ये निफ्टी 50 है, ये निफ्टी हेल्थ केयर है। अब मैं इसे क्यों मैंने यहाँ पे लगाया है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी के समय में हम कोरिलेट करना चाह रहे हैं कि अभी के करंट सिचुएशन में निफ्टी हेल्थ केयर का परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 जो हमारा इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क इंडेक्स है, उसके कंपैरिजन में निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है, यही चीज़ हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेफरेंस टाइम हम यहाँ पे एक लाइन में डाल देता हूँ। ये देखिए एक इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, और यहाँ ब्रेकआउट का समय कौन सा है, 7 जून का समय है। 7 जून का समय वाला चार्ट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, 7 जून इस जगह पे है, 7 जून यहाँ पे है, 7 जून। ठीक है, दोनों में हमने एक ही जो लास्ट रेफरेंस पॉइंट है 7 जून का हमने पकड़ के इसके ऊपर एक लाइन लगा दिया, ये देखने के लिए कि इसके पहले का परफॉर्मेंस कैसा था, उसके बाद का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी समय से निफ्टी हेल्थ केयर एक रेंज में था, और ये 7 जून को इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद कितना बढ़ गया, ये देखिए कितने परसेंट का मूव इसने अभी तक का दिया है, 14% का मूव, 15% ऑलमोस्ट मूव इसने यहाँ तक दिया है। वहीं उसी डेट के बाद से निफ्टी 50 इंडेक्स ने कितना मूव दिया है, मैक्सिमम कितना मूव दिया है, 7.5% का मूव दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि डबल मूव आपको निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में मिला है सेम पीरियड में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी में 7.5, यहाँ पे हम 15 देख रहे हैं। तो अगर आपको डबल मूव मिला है तो निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो HDFC बैंक और ICICI बैंक और रिलायंस, ITC, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो क्या हमें उस समय में HDFC या ITC में पैसे लगाने सही होते, या अगर हमने निफ्टी हेल्थ केयर के किसी भी पार्टिसिपेंट में पैसे लगाए होते, है ना। बहुत सारे ग्लोबल हेल्थ, बहुत सारे जैसे अपोलो हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं निफ्टी हेल्थ केयर के अंदर। हम यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर, चलिए आपके ईज़ के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी हेल्थ केयर में कौन कौन से कंपनीज़ हैं। देखिए यहाँ पे एबॉट इंडिया, अल्केम, अपोलो हॉस्पिटल, औरो फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, डेविस लैब, लालपत लैब, रेडी लैब, फोर्टिस, देखिए कितने सारे कंपनीज़ हैं। ये सारे के सारे जो है या तो दवाई कंपनी है या हॉस्पिटल है। तो इन सभी कंपनीज़ में पैसे लगाना ज़्यादा सही होता, या हमें निफ्टी के किसी कंपनी में ज़्यादा सही होता पैसे लगाना। ये भी एकदम ही बेसिक चीज़ है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमें हेल्थ केयर में पैसे लगाना ज़्यादा सही होता। तो हमने ये कैसे पता किया, अब ये चीज़ हम कैसे पता कर पाते कि पहले तो हमें ये मालूम नहीं, पहले से हमें ये मालूम नहीं है कि ये इतना मूव इसमें आएगा, हेल्थ केयर में इतना मूव आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि चलिए इतने समय तक तो अच्छा इसने परफॉर्म किया, चलिए हम ये मान लेते हैं 7.5, ये क्या बोलते हैं 1 अगस्त तक 7.5% का मूव निफ्टी ने भी दिया है। अभी 1 अगस्त तक ये इसने क्या किया है, ये देखिए ये है 1 अगस्त में मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए 1 अगस्त का ये वाला डेट है, ठीक है, ये वाला डेट है 1 अगस्त का, इसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं 1 अगस्त का लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये है 1 अगस्त का लाइन, ये है 1 अगस्त, 1 अगस्त है ये। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी हेल्थ केयर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। 1 अगस्त के बाद निफ्टी 50 बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, बल्कि नीचे ही आया है। बट यहाँ पे हेल्थ केयर ने इसके बाद भी हमें कितना परसेंट, 3% का मूव यहाँ पे भी हमें इसने दिखाया है। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया, क्या हमें समझ में आया यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देख ली। पहला ये कि इंडेक्स काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, एक लेवल के अंदर था, एक रेंज के अंदर था। कौन से रेंज के अंदर था, 12, देखिए मेरा माउस कर्सर कहाँ पे है अभी, 12,300 के आसपास है, जो ये मैंने रेड लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाई हुई है। नीचे भी एक अगर मैं लाइन बना दूँ तो देखिए ये मैंने एक लाइन यहाँ पे बना लिया, 11,413 पे मेरा कर्सर है अभी। इन दोनों के रेंज के बीच में काफ़ी समय तक, Feb 2024 से ऑलमोस्ट जून तक
ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये इसी लेवल पे, इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, ये ऊपर नहीं जा रहा था। उसके बाद जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसने 15% दिया मूव। स्ट्रेंथ इसने उसके बाद बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही सही काम करता है। एक इंडेक्स जब ब्रेकआउट करे, एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जब ब्रेकआउट करे, जब उस रेंज के अंदर कई दिनों तक वो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो जो पेंट ऑफ एनर्जी है, जो पेंट ऑफ फोर्स है, जो लोग रुके हुए हैं या लोगों ने बहुत सारे पोजीशंस बना रखे हैं, जब वो पोजीशंस कटते हैं तो इस तरह का मूव आता है। अभी यहाँ पे मूव आया 15%। और वैसे ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैसा कोई रेंज नहीं बना था। निफ्टी एक क्या बोलते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के फॉर्म में ये निफ्टी ऐसे ऐसे करके ये ऊपर निकल ही रहा था। कोई रेंज की यहाँ पे बात नहीं थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई पेंट अप एनर्जी नहीं था, कोई यहाँ पे लोगों के पोजीशन कटने वाली कोई बात नहीं थी। अगर ये 12 जून, मतलब ये जिस डेट रेफरेंस डेट हमने अभी 7 जून कुछ देखा था, 7 जून देखा था, राइट, 7 जून के ऊपर निकलने पे ऐसी कोई बात नहीं थी यहाँ पे, जैसा कि हेल्थ केयर में थी। तो इससे हमने ये समझ लिया कि कैसे हम दो इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ये समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर जब निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, उस टाइम पे हम उस सेक्टर के स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। उसमें भी जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होगा, उसके सभी स्टॉक्स को हम ट्रैक करके जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होगा उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो चीज़ भी जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज मैंने सिर्फ यही, मैं तो सोच के आया था कि एक चार्ट भी हम डिस्कस कर लेते, बट आज समय के अभाव की वजह से, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से यहीं तक इसको रखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसी के कंटिन्यूएशन में आगे लेके चलूँगा कि कैसे इस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 7 जून के आसपास हमें वो स्टॉक सेलेक्ट करना था जो इस सेक्टर में भी सबसे अच्छा स्टॉक था। ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच चैनल पर बने रहने के लिए। बाय बाय।